नमस्कार। ओके, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपकी कक्षा 6 के विज्ञान विषय, जिसको अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, उस विषय के जो आपके टोटल 16 चैप्टर है। देखो, अभी लॉकडाउन में कुछ किताबों के अंदर लगभग आई थिंक 13 या 14 चैप्टर कर दिया है, जो लॉकडाउन में कट कर दिया, लेकिन अपन पूरे आपके जो 16 अर्थात 16 जो चैप्टर है उनके अभ्यास प्रश्नों की बातचीत करेंगे। ठीक है। वैसे मैं इनमें व्याख्या क्लास नहीं लूंगा। मैं इसके अंदर क्या करूंगा कि आपके कक्षा 6 के अंदर जैसे चैप्टर 1 के जो पीछे जो महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आते हैं, जो आपको चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में करने होते हैं, उनके बारे में आपको समझाते हुए वो आपको पूरे करवाऊंगा चैप्टर बाई चैप्टर। जैसे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर, ऐसे क्रमानुसार। ठीक है। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इन वीडियो के जस्ट नीचे जो है वो आपकी व्याख्यात्मक लेक्चर डाल दूंगा, ताकि आप उनको भी आराम से समझ कर आप अपने जो पढ़ाई है उसको मजबूत कर सके। तो आपको क्या क्या चीजें करनी होगी, तो सबसे पहले आपको लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना होगा। जैसे अब इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा मैं आपको। तो देखो, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, देखो यहाँ आपने लक्स क्लासेस बालोतरा यूट्यूब चैनल आप मोबाइल में देख रहे हो, तो मोबाइल में इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद में इसको सब्सक्राइब करना है और उसके बाद में आना है प्लेलिस्ट के अंदर। देखो, प्लेलिस्ट के अंदर मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट दे रखी है, हर एक कक्षा के अकॉर्डिंग। आपकी जो भी कक्षा है, जिस कक्षा में पढ़ते हो, यहाँ प्लेलिस्ट में आकर के आपको अपनी कक्षा ढूंढनी है और उस कक्षा के अंदर आपको ढूंढना है आपकी कक्षा 6 विज्ञान या फिर साइंस करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको ढूंढना है और उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको सारे वीडियो क्रमानुसार मिलेंगे, यानी मैंने पहले कौन से वीडियो ली, दूसरी वीडियो कौन सी है, तीसरी वीडियो कौन सी, ऐसे। और उसके बाद में आपको एक काम करना है, वो करना है टेलीग्राम के ऊपर, यानी आपके मोबाइल ऐप के अंदर जो जहां से ऐप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर, वहां आपको सर्च करना है लक्स क्लासेस बालोतरा। ठीक है। टेलीग्राम के अंदर ऐसे लिखना है लक्स क्लासेस बालोतरा। ठीक है। लक्स क्लासेस बालोतरा लिखने के बाद में आपके सामने इस तरीके का अपना एक क्या बोलते हैं, ग्रुप खुल जाएगा। उस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद में आपको होगा ये कि आपके जो अभ्यास प्रश्नों की पीडीएफ या फिर जो आपको टेस्ट मिलेंगे, उन टेस्ट की पीडीएफ वगैरह है, वो सारी की सारी इनके अंदर मिलती रहेगी। जैसे मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ठीक है ना, एसएसटी प्लस साइंस। तो यहाँ आपको इसके अंदर एसएसटी और साइंस के जो पेपर होते हैं, टेस्ट पेपर होते हैं या क्लास के जो पेपर होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे इनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल और लक्स क्लासेस बालोतरा के टेलीग्राम चैनल दोनों को आराम से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। अब करते हैं अपन शुरू क्लास को। ठीक है। और क्लास को शुरू करने से पहले आपके पास में एयरफोन है तो कानों में एयरफोन लगा लीजिए, अगर नहीं है तो ऐसी जगह पे बैठिए जहां पे किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं है। दूसरी बात, आपको अपने फोन को है जो लैंडस्केप करना है। लैंडस्केप का मतलब आड़ा इस तरीके से करना, इस तरीके से फोन होता है उसको इस तरीके से आड़ा कर लीजिएगा। और क्वालिटी अगर 320p में अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा है तो 720p कर लीजिएगा। ठीक है। वो करने के बाद में आगे बढ़ते हैं। चलो, कक्षा 6 विज्ञान विषय के अंदर अपन आपके सभी अध्यायों के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है। चलो, किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। आवाज वगैरह बिल्कुल क्लियर आ रही है, अच्छी तरीके से आ रही है। तो अब इसको अपन थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ताकि मैं मेरी शक्ल कम दिखे और जो अपने को चीजें पढ़नी है वो आसानी से दिखे। ठीक है ना। ओके, चलो। बिल्कुल। यहाँ क्लास 6 कक्षा 6 विज्ञान, जो मैं आपको ये पीडीएफ बता रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने यहाँ अबाउट सेक्शन तथा कमेंट सेक्शन के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है। तो ये देखो, यहाँ क्लास 6 कक्षा 6 विज्ञान सभी अध्यायों के अभ्यास प्रश्न, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ ऑल चैप्टर। ठीक है। और ये अपने लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल के ऊपर है, ये यहाँ पे लिंक है इसका, और यहाँ इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और ये आपकी पुस्तक है, यानी विज्ञान कक्षा 6, इस तरीके की आपकी किताब दिखती है। ठीक है ना।
और इसके पाठ पूरा होने के बाद में जो सवाल दिए जाते हैं या जो प्रश्न दिए जाते हैं उनकी बातचीत अपन करेंगे। ओके, इस तरीके की आपकी किताब दिखती है और ये जो अभ्यास प्रश्न होते हैं आपका पाठ पूरा होने के बाद में दिखते हैं, ठीक है ना। पाठ पूरा होने के बाद में आपको सर कहते हैं ना कि ये सवाल करके लेके आ जाना, तो आप साहब संजीव पासबुक पे जाते हो या फिर अन्य किसी पे जाके देखते हो, तो यहाँ पे अपने सारे मिलेंगे, पीडीएफ में भी मिलेंगे और यहाँ आप उनको आराम से देख करके आंसर कर लेना। मैं इनके आंसर समझाऊंगा, प्रत्येक पार्ट के आंसर है मैं समझाऊंगा। और पार्ट को पढ़ाने वाला जो सिस्टम है, अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं आपको प्रत्येक पार्ट पढ़ा दूंगा और आंसर तो यहाँ आपके दिए हुए है ही, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये आपकी किताब है और ये आपके विषय सूची है, यानी कौन कौन से विषय, मतलब जो आपके क्या बोलते हैं पाठ या जो अध्याय है वो कौन कौन से हैं। तो पहला अध्याय इस तरीके से, ये टोटल 16 अध्याय है, तो ये आप लोग देख लेना, आपके पास किताब है ही, ठीक है। और अब अपन शुरू करेंगे आपके पहले अध्याय को, जिसका नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। भोजन में समझते हो, भोजन है वो कहाँ से आता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में इस जो यूट्यूब का जो लिंक है, यानी शेयर करने का जो लिंक आ रहा है, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप जितने विद्यार्थियों के साथ में शेयर करेंगे मैं उतने ही अच्छी तरीके से धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप अपनी किताब ओपन कर लीजिएगा, जो विज्ञान की किताब है ना, जिस पार्ट के आपको देखने हैं वो पार्ट ओपन कर लीजिएगा, उसको आराम से देखना है। और अभी अपन पहले पार्ट की कोशिश जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहला पार्ट ओपन कर लो और उसके अभ्यास प्रश्न देखो, ठीक है ना। चलो, तो इसका जो पहला प्रश्न है कि क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये है कि जितने भी जीव है, किस्म का मतलब है प्रकार, क्या इस दुनिया में जितने भी जीव है वो एक ही प्रकार के भोजन करते हैं या उनको एक ही प्रकार के भोजन करने की आवश्यकता होती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। देखो इसका आंसर देखो कि सभी जीवों को खाद्य आवश्यकता अलग है। खाद्य आवश्यकता का मतलब है सभी जीवों को अलग अलग भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता के आधार पर जीवों को हम 3 भागों में बांटते हैं, यानी भोजन की आवश्यकता के आधार पर हम जीवों को 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसके अंदर पहला है शाकाहारी। इस जैसे मैंने लिख रखा है ना आंसर, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ए टू रेट। सबसे पहले है शाकाहारी, उसके बाद में मांसाहारी और उसके बाद में सर्वाहारी। यानी भोजन की आवश्यकता के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं, 1 2 3। शाकाहारी मतलब ये जानवर केवल पेड़ या पादप उत्पादकों को खाते हैं, जैसे गाय, हाथी, खरगोश आदि। ये सब क्या है, शाकाहारी है, यानी बिल्कुल साग सब्जियां खाते हैं, वो होते हैं आपके शाकाहारी जीव। जिसके अंदर गाय, क्या गाय को आपने मांस खाते हुए देखा? नहीं देखा है ना। क्या आपने हाथी को मांस खाते हुए देखा? क्या खरगोश को मांस खाते हुए देखा? या मरे हुए जानवर खाते हुए देखा? नहीं ना। तो ये क्या है, शाकाहारी है। उसके बाद में मांसाहारी, यानी वे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं या दूसरे जीवों को खाते हैं, वो सब क्या है, मांसाहारी। जैसे शेर, बाघ, छिपकली, ठीक है ना, जैसे बिल्ली, कुत्ता, ठीक है, सॉरी बिल्ली और कुत्ता वो सर्वाहारी में आ जाएगा। यानी केवल और केवल जो है वो मरे हुए जानवरों को या दूसरे जो जानवर है उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, वो आपके मांसाहारी। और सर्वाहारी का मतलब है ऐसे जानवर जो या ऐसे जीव जो पेड़ पौधों को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं। देखो कि ऐसे जानवर जो पौधों और जानवर दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, कौवा। अब मुझे बताओ मनुष्य, मनुष्य किस में शामिल किया जाएगा? बताओ मनुष्य क्या खाता है? भाई मनुष्य मांस भी खाता है, आप नहीं खाते वो अलग बात है। बाकी इस दुनिया में जितने भी इंसान है वो तो खाते होंगे ना कोई ना कोई, तो तभी तो भेड़ बकरियां ये बिकती है। कोई खाता नहीं तो बिकती नहीं है, मीट बिकती है। तो जो लोग, जो जीव मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधों को भी खाते हैं उसे कहा जाता है सर्वाहारी, जैसे कुत्ता, बिल्ली, कौवा, ये सारे के सारे। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। चुकंदर, जिसको अपन जड़ खाते हैं, आम जिसका अपन फल खाते हैं, अजवाइन जिसका अपन तना खाते हैं, लेटिस जिसके अपन पत्तियां खाते हैं, ठीक है, और एक ब्रोकोली जिसका अपन फूल खाते हैं, ठीक है। आगे देखो तीसरा प्रश्न, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों को मिलान कॉलम 2 से कीजिए, ठीक है। कॉलम ए के अंदर जो दिए हुए पदार्थ है उनकी मिलान करनी है और ये प्रश्न लिखने के बाद में डायरेक्ट मैं आपको उत्तर बता रहा हूं। देखो दूध, दही, घी, पनीर सभी किससे हैं? जंतु उत्पादक है, यानी जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर ये सभी प्रकार जो है वो सब्जियों के प्रकार हैं।
शेर एवं बाघ ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शेर जो बाघ है ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं, तो दूसरे जंतुओं को खाने वाले जो जीव है उनको क्या कहा जाता है? मांसाहारी कहा जाता है। उसके बाद में शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। जो शाकाहारी होते हैं पादप एवं पादप उत्पाद को खाते हैं। तो इसमें आपको मिलान करनी थी, तो इस तरीके से मिलान करके लिख सकते हैं कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो मैं इसमें अगर मिलान कराना चाहूँ तो ये जो है ये आपके सभी जंतु उत्पाद है, और पालक फूल ये सभी आपकी सब्जियां हैं। शेर और ये जो है वो आपके दूसरे जंतुओं को खाते हैं, और शाकाहारी जो है वो पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे प्रश्न संख्या 4, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, बाघ एक कैसा जीव है? बाघ जो है वो आपका एक मांसाहारी जीव है, तो यहां पे आ जाएगा मांसाहारी। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है शाकाहारी। ठीक है, तोता क्या है? तोता केवल और केवल पादप उत्पाद खाता है। जो हम पीते हैं वो प्राय भैंस बकरी से प्राप्त होता है, तो ये ऑप्शन के अंदर आपके दूध दिया हुआ है, तो दूध ही पीते हैं। हमें चीनी किससे मिलती है? चीनी हमारे को मिलती है गन्ने से। ठीक है, और आपने पाठ बढ़िया अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो आप इनका उत्तर है वो अपने आप ही दे सकते हैं, यहाँ देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना, आगे देखो। तो ये हो गया आपका पाठ पूरा, यानी पहले पार्ट के आपके टोटल 4 प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए। अब अपन आगे बात करेंगे दूसरे पार्ट की। मैं इस वीडियो में क्रमानुसार आपके अध्यायों की बातचीत करता रहूंगा। आपको जिस भी पार्ट की जरूरत है तो वीडियो को ऐसे स्किप करिए, आगे आगे दबाइए, तो अपने आप आ जाएगा। दूसरा पार्ट आएगा तो आप दूसरे पार्ट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, पहला पार्ट है तो पहले, चौथा है तो चौथा, इस तरीके से आगे। ठीक है ना, तो चलो अब दूसरे पार्ट के जो महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न है उनको मैं आपको समझा देता हूँ। दूसरे पार्ट का नाम है भोजन के घटक। क्या नाम है? भोजन के घटक। और ये सारी चीजें देख रहे हो आप लक्स क्लासेस बालोत्रा के यूट्यूब चैनल पर, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आगे देखो। पहला प्रश्न है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज। देखो, मुख्य पोषक तत्वों का मतलब क्या है कि हमारा जो भोजन है उसके अंदर महत्वपूर्ण कौन कौन से स्रोत है जिसकी वजह से हमारे को भोजन करने के बाद में शक्ति मिलती है। देखो, अपने को भूख लगती है, अपने को शरीर में ऐसा लगता है कि आलस आ गया, बहुत थक गए, ऐसा लगता है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है? पोषक तत्व होता है। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर होती है। उसके बाद में देखो, निम्नलिखित के नाम लिखिए जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा कहते हैं। ये जो हमारे स्रोत है ना, इनका क्या क्या काम है? तो देखो, जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुसरण के लिए आवश्यक है उसे प्रोटीन कहा जाता है। और यह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है जिसे विटामिन ए कहा जाता है। और वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है जिसे कैल्शियम कहा जाता है। अस्थियों का मतलब होता है हड्डियां। ठीक है ना, जैसे आपके हड्डियां मजबूत कौन सा पदार्थ लेने से होती है? दूध। अगर आप दूध बहुत अच्छी तरीके अच्छा पीते हैं तो आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती है। आगे देखो, ऐसे 2 पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा है? ऐसे 2 पदार्थों के नाम लिखिए जिसके अंदर पोषक निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो वसा किसके अंदर होती है? वसा जो है, वसा का मतलब क्या होता है आपको पता है? वसा का मतलब होता है घी या फिर तेल। वसा किसके अंदर होती है? मूंगफली और मक्खन के अंदर जो वसा है वो सबसे अधिक होती है। उसके बाद में मंड किसके अंदर सबसे अधिक होता है? ये होता है चावल और आम के अंदर। ठीक है, आहारी रेशे किसके अंदर होते हैं? तो आहारी रेशे होते हैं आलू और दालों के अंदर। और प्रोटीन किसके अंदर होता है? मछली और मांस और मछली के अंदर। ठीक है ना, आगे देखो प्रश्न संख्या 4, निम्न में इनमें से सही कथन को अंकित कीजिए। देखो, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। केवल चावल से आप अपने जो पोषक तत्व है उनको पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके बाद में संतुलित आहार अभाजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल, अगर आपका संतुलित आहार खाते हैं, अच्छा आहार खाते हैं तो
आपके शरीर के अंदर जो रोग है उनसे रोकथाम की जा सकती है, यानी जो रोग होते हैं या बीमार होते हैं उनसे। ठीक है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। नाना प्रकार का मतलब है अलग अलग प्रकार के, भाई छाछ भी होनी चाहिए, दूध भी होना चाहिए, दही भी होना चाहिए, घी भी होना चाहिए, ठीक है ना, जिसके अंदर वसा, प्रोटीन, वो सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, शरीर को सभी पोषक तत्वों उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त नहीं, केवल मांस पर्याप्त नहीं है। उसके बाद में 5वां प्रश्न देखो, अपन बात कर रहे हैं आपके दूसरे अध्याय की। ठीक है ना, आगे देखो, रिक्त स्थान की आपूर्ति कीजिए, विटामिन डी के अभाव से होता है। तो देखो रिकेट्स जो रोग है, रिकेट्स रोग है, वो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से आपका स्क्रवी रोग होता है। और हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। और रतौंधी रोग वो होता है जिसके अंदर उसको दिखता नहीं है, ठीक है ना, वो वाला। आगे अपन बात करेंगे अध्याय संख्या 3 के जो महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न है उनकी। तो अध्याय 3 के अंदर जो अभ्यास प्रश्न है उसकी बातचीत करेंगे। और आपके अध्याय 3 का जो नाम है तंतु से वृत्त तक। देखो, अगर आपको वीडियो ज्यादा स्पीड में लग रहा है तो आप वीडियो को रोक दीजिए और रोक रोक करके इनके आंसर लिख लीजिए। रोकने का मतलब है वीडियो को पुश कर दीजिए। आप वीडियो को पुश करोगे तो वहीं पे वो वीडियो रुक जाएगी और उसको आप आराम से, जो भी आपका प्रश्न है उसको आराम से लिखिए, उसके बाद में वीडियो को चालू कीजिए। ठीक है ना, और साथ ही साथ वीडियो का जो लिंक है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने भी आपके फ्रेंड है, जितने भी फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम है या फिर फेसबुक है, उसके ऊपर इसका लिंक जरूर शेयर करें और स्टेटस में भी इसका लिंक डालें, ताकि अपने इसके अंदर बहुत से अधिक प्रवाह अपने बच्चे जुड़ जाएं। और बहुत से अधिक बच्चे जुड़ जाएंगे तो अपन बड़ा सा एक पर्दे पे पढ़ाएंगे बढ़िया अच्छी तरीके से। ठीक है ना, चलो तंतु से वस्त्र तक देखो। तो तीसरे पार्ट के अंदर जो अभ्यास प्रश्न है उसमें देखो, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लेषित में वर्गीकृत कीजिए। तो देखो कौन कौन से हैं वो संश्लेषित है। तो नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिस्टर, पटसन। देखो तंतु जो प्रकृति अर्थात पौधों अथवा जानवरों से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। और रासायनिक विधियों द्वारा मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाले तंतु है उसे संश्लेषित तंतु कहा जाता है। ऊन एवं रेशे हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं। रुई और पटसन हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, इसलिए वह प्राकृतिक तंतु है। कौन कौन? ऊन, रेशम और रुई, पटसन, ये आपके प्रकृति से प्राप्त होते हैं। नायलॉन और पॉलिस्टर कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित तंतु है। तंतु का मतलब होता है रेशे, रेशे का मतलब होता है धागा। और धागे के दो प्रकार हैं, एक तो प्राकृतिक रेशा और एक कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक का मतलब है प्रकृति से मिलते हैं, ठीक है, अपने आप प्रकृति से मिलते हैं। जैसे आपके कपास, ठीक है, कपास है वो रुई बनती है, अपने आप ही बनती है, और कोई मनुष्य तो बनाता है नहीं, ठीक है ना। और उसके बाद में कुछ रेशे ऐसे होते हैं जिसका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है, जैसे नायलॉन और पॉलिस्टर। कृत्रिम रेशे, कृत्रिम का मतलब है मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, उसको कहा जाता है संश्लेषित रेशे, जो कि आपके उत्तर में मैंने बढ़िया अच्छी तरीके से समझा दिया। आगे देखो, नीचे दिए गए कथन सत्य अथवा असत्य है, उल्लेख कीजिए। देखो तंतुओं से धागा बनता है, यस सत्य है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, नहीं, गलत बात है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, तो ख के अंदर देखो असत्य, ग के अंदर असत्य है। रुई से बिलोने, बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, ग के अंदर सत्य है। धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, सत्य है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, असत्य है। और पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, यह भी आपका असत्य, ठीक है। आगे देखो, प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहली खाली जगह में क्या आएगा? रुई और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। और दूसरी खाली जगह में आएगा ऊन और रेशम एक प्रकार के जातो रेशे हैं, और जातो रेशे उसे कहते हैं जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे देखो चौथा प्रश्न, रुई तथा जूट अर्थात पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होता है? तो देखो कपास के रेशे कपास के पौधे के फल से प्राप्त होते हैं। एक रुई के पौधे के फल को कपास गोलक भी कहा जाता है। जूट के रेशे जूट के तने से प्राप्त होते हैं। तो ये कहा है कि जूट या ये जो रुई है ये किससे प्राप्त होती है? तो कपास के पौधे से जिस तरीके से कपास प्राप्त होता है उस तरीके से जूट भी है वो जूट के पौधे के तने से प्राप्त होता है। आगे देखो पांचवा प्रश्न, नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो नारियल तंतु से बनती है टोकरी और रस्सी है। नारियल तंतु का मतलब होता है जो नारियल होता है ना, उस नारियल के जो ऊपर जट होती है, मतलब आप इसको ऐसे तोड़ते हो ना,
वो तंतु होता है ना, तंतु का मतलब वो रेशा होता है, उससे क्या होता है कि टोकरी भी बनती है और आपकी रस्सी भी बनती है। उसके बाद में छठा प्रश्न देखो, तंतुओं से धागा निर्मित करने की जो प्रक्रिया है इसको समझाइए। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। देखो, तंतु से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो सबसे पहली होती है कताई, ठीक है। और तंतुओं को सबसे पहले उनके स्रोत के अंदर से निकाला जाता है और फिर घुमाकर धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में दो उपकरणों की सहायता ली जाती है, तकली और चरखा, ठीक है। और कताई के लिए तकली और चरखे जैसे सरल उपकरणों का उपयोग किया जाता है और बड़े पैमाने पर कताई मशीनों के द्वारा की जाती है। जैसे आप अगर गांव के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपके गांव में अभी भी आपके दादा या दादी जी के द्वारा चरखे की कताई की जाती थी। जैसे मैं मेरी दादी की बात करूँ तो मेरी दादी चरखे की कताई करती थी और वो चरखा अभी भी है। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न के जो आपके अभ्यास प्रश्न है वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके। अब अपन बात करेंगे आपके चौथे पार्ट के अभ्यास प्रश्नों की, ठीक है, कि वस्तुओं के समूह बनाना। चौथा पार्ट जो आपके विज्ञान विषय के अंदर है उसके जो अभ्यास प्रश्न है उसकी बातचीत करेंगे। और वैसे इसके अंदर आप सारे एक साथ देखिए मत, जैसे आपकी पहला पार्ट कंप्लीट हो गया स्कूल के अंदर तो पहले पार्ट के घर पे आके आराम से आप आंसर देख सकते हैं और याद कीजिए। फिर दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ तो दूसरे पार्ट के आंसर देखिए और याद कीजिए। फिर तीसरा हुआ तो तीसरे पार्ट के देखिए और आंसर याद कीजिए, इस तरीके से। तो अब चौथे की बात करें तो चौथे का क्या है कि लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो लकड़ी से कौन कौन सी वस्तु बनाई जा सकती है? खिड़की, हल, मेज, कुर्सी, दरवाजे और बैलगाड़ी। जरूरी नहीं कि आप यही लिखिए, आप दूसरी भी लिख सकते हैं कि आपके घर पे कौन सी चीजें हैं जो लकड़ी की बनी हुई है, तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे देखिए, निम्न में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। ये जो आपको दिए हुए इनमें से कौन से पदार्थ जो चमक रहे हैं? तो कांच की प्याली चमक रही है, स्टील का चम्मच है वो चमक रहा है। चमक रहा है इसका मतलब क्या है? धातु है। भाई धातु की विशेषता क्या है कि धातु है जो उसके अंदर तन्यता पाई जाती है या फिर वो एक प्रकार से चमकदार होती है, या फिर वो उष्मा की सुचालक भी हो सकती है, कुचालक भी हो सकती है, या लोह भी हो सकती है, एलो भी हो सकती है। ये धातु की परिभाषा है या धातु की पहचान है। तीसरा प्रश्न देखो, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है तथा दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। तो इस सारणी को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले है पुस्तक। पुस्तक किससे बनती है बेटा? कागज से, ठीक है। गिलास किससे बनती है? कांच, प्लास्टिक से। कुर्सी किससे बनती है? लकड़ी और प्लास्टिक की भी बनती है, ठीक है। खिलौना किसका होता है? लकड़ी और प्लास्टिक का होता है। जूते किसके होते हैं? चमड़े के भी होते हैं और प्लास्टिक के भी होते हैं। चमड़े का मतलब होता है लेदर, जैसे आपकी बेल्ट वगैरह आते हैं ना वो। आगे देखो प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित दिए गए कथन सत्य अथवा असत्य इसका उल्लेख कीजिए। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी। गलत दे दिया इसने। पत्थर जो होता है वो अपारदर्शी होता है तथा कांच जो होता है वो पारदर्शी होता है। अब अपारदर्शी और पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी का मतलब है जिसके आर पार आप देख सकते हैं, ठीक है। जिसके आर पार देखा जा सकता है वो क्या है? पारदर्शी है। और अपारदर्शी का मतलब ये है कि जिसके आर पार आप नहीं देख सकते वो होता है अपारदर्शी। जैसे कि आप जिस दर्पण में आप मुंह देखते हो या फिर बाल संवार करके स्कूल जाते हो, तो मुझे बताओ क्या वो पारदर्शी है अपारदर्शी? ध्यान रखना, मैंने कांच का इसका मतलब ये नहीं कि जिस मुंह कांच के अंदर आप मुंह देखते हो वो भी आपका पारदर्शी है। वो पारदर्शी नहीं है, वो अपारदर्शी है, क्योंकि उसके आर पार नहीं देख रहे आप। उस कांच के पीछे क्या हो रहा है, उस कांच के पीछे कितने कॉकरोच छुप के बैठे हैं, कितनी गिलहरियां छुप के बैठी है, कितने जानवरिये छुप करके बैठे हैं, वो आपको दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब आपका कांच क्या है? अपारदर्शी, ठीक है। अब देखो कुछ कांच जो होते हैं आपकी गाड़ियों के अंदर लगे होते हैं, जो मिरर होते हैं ना, साइड मिरर कार के अंदर, वो होते हैं उसके आर पार अंदर बैठा हुआ व्यक्ति बाहर क्या हो रहा है देख सकता है। या आप बस में सफर कर रहे हो और कांच होता है, अंदर बैठे बाहर के देख सकते हो। या फिर गाड़ी के जो आगे कांच होता है, जिसके ड्राइवर सीट के जो जस्ट आगे होता है ना, उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ देखा जा सकता है, तो वो तो है पारदर्शी। और जिसके आर पार नहीं देख सकते वो है अपारदर्शी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से ये दोनों शब्द है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे देखो, नोटबुक में दंदुती होती है जबकि रबड़ इरेजर में नहीं होती। ये कथन असत्य। चौक जल में विलीन हो जाती है, क्या यह बात सत्य है? असत्य।
चौक विलीन चौक को अगर जल के अंदर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली विलीन नहीं हो जाती, उसको विलीन कराना पड़ता है कूट करके, मिक्स करके, इस तरीके से। ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, यस। चीनी जल में विलीन नहीं होती, बिल्कुल होती है, चीनी जल के अंदर विलीन होती है। तो ये इसने गलत दिया है कि भाई चीनी जल में विलीन नहीं होती, अगर दिया होता होती तो अपना कथन सत्य होता। बालू रेत जल में निषादित होती है, बालू रेत जो जल के अंदर निषादित होती है, ये बिल्कुल तेल जल के साथ मिश्रणीय है, नहीं ये गलत कथन है। च जो है वो आपका गलत है, और फिर आपका ये दोनों कथन है वो सत्य है। तेल जल के साथ मिश्रणीय, इसका मतलब है कि तेल और पानी दोनों मिक्स हो सकते हैं क्या? नहीं होते ना। जब आपकी मम्मी कभी कभार जो जल्दबाजी में भगोले के अंदर वो तड़का डाल देती है और उसके अंदर पानी रह जाता है, तो वो इसे चढ़ 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 करता है कि नहीं करता? फिर आपकी मम्मी उसके ऊपर ढक्कन मार देती है ताकि आवाज़ धीरे धीरे निकले। और उसके बाद में बालू रेत, जो रेत होती है वो जल में निषादित होती है, तो यस। और सिरका जल में विलीन हो जाता है, यस। आगे देख, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे जल, बास्केट, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेव तथा मिट्टी का घड़ा। इनके इस प्रकार समूहित कीजिए, ठीक है ना, कि गोल आकृति कौन सी है, अन्य आकृति कौन सी है, खाद्य तथा खाद्य तथा खाद कौन सी है। भाई खाद कौन सी है और अखाद्य कौन सी? चलो 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 ठीक है, खाद्य तथा अखाद्य कौन सी, वो चीज़ देखनी है। तो इतनी चीज़ें दी हुई है, उसमें से कौन सी है जो गोल है, कौन सी है जिनकी अन्य आकृतियां हैं, कौन से जो खाद्य है, कौन से जो अखाद्य, यानी जिसको अपन खा नहीं सकते। खाद्य का मतलब जिसको अपन खा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें गोल कौन सी है, तो आपकी बास्केटबॉल गोल है, संतरा गोल है, ग्लोब गोल है, सेव गोल है, और मिट्टी का घड़ा भी क्या है, गोल है। अन्य आकृति की बात करें तो जल की कोई आकृति नहीं है और चीनी की कोई आकृति नहीं है। अब खांड जो होती है उसकी कैसी आकृति होती है? कोई दाने गोल होते हैं, कोई चौकोर होता है, कोई तिकोण होते हैं, कोई फिक्स आकृति तो है नहीं। उसके बाद में खाद्य में बात करें तो जल आपका खाद्य है, यानी जल को अपन पीते हैं, संतरा भी अपन खाते हैं, चीनी भी अपन खाते हैं, और सेव भी अपन खाते हैं। उसके बाद में अखाद्य, यानी जिसको अपन नहीं खा सकते, तो बास्केटबॉल नहीं खा सकते, ग्लोब को नहीं खा सकते, और मिट्टी के घड़े को नहीं खा सकते। क्या आप खाते हैं? जो भी खाता है मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई साहब हम मिट्टी के घड़े को खाते हैं। नहीं खाते ना? चलो आगे देखो, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उसकी सूची बनाइए, जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती हैं। तो पानी में तैरने वाली वस्तुएं, प्लास्टिक की बोतल, कागज का टुकड़ा, स्पंज का टुकड़ा, थर्माकोल का टुकड़ा, लकड़ी, बांस और प्लास्टिक की गेंद, ये इतनी सारी जो चीजें हैं ये आपके पानी के ऊपर तैरती हैं। और अपनी जांच में हमने पाया कि इनमें से कोई भी वस्तु तेल या मिट्टी के तेल पर नहीं तैरती। मिट्टी के तेल का मतलब होता है केरोसिन। जो केरोसिन होता है, देखो जो चीज पानी के ऊपर तैरती है जरूरी नहीं कि वो दूसरी चीजों के ऊपर भी तैरेगी। मिट्टी का तेल का मतलब होता है घास तेल, ठीक है ना, जिसको केरोसिन बोलते हैं। उस केरोसिन के ऊपर ये चीजें नहीं तैरती हैं। आगे ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाले को ज्ञात कीजिए। तो आपके कुछ शब्द दिए हुए, इनमें से कौन सा शब्द है जो इनमें मेल नहीं खाता है? तो जो पहला है उसके अंदर बच्चा मेल नहीं खाता। देखो, शेष बेजुबान वस्तुएं हैं, कुर्सी बेजुबान वस्तु, पलंग बेजुबान वस्तु, मेज बेजुबान वस्तु, अलमारी बेजुबान वस्तु, लेकिन बच्चा जो है वो जुबान है, यानी बोलता है। उसके बाद में नाव, नाव शेष सभी पुष्प है। देखो गुलाब पुष्प है यानी फूल है, चमेली फूल है, गेंदा फूल है, कमल भी फूल है, लेकिन नाव है वो फूल नहीं है, तो ये आपके अलग हो गई, ठीक है। और उसके बाद में देखो एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, ये सब धातु है, लेकिन रेत धातु नहीं है। उसके बाद में चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट, देखो सेब सभी घुलनशील पदार्थ है, लेकिन घुलनशील पदार्थ नहीं है। देखो घुलनशील का मतलब है जो पदार्थ पानी के साथ में आसानी से मिक्स हो जाते हैं उसको बोला जाता है घुलनशील पदार्थ। जैसे चीनी, चीनी यानी जो आपकी खांड होती है या जो शक्कर होती है वो पानी के साथ में मिक्स हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। नमक बिल्कुल हो सकता है। आप एक चमचा नमक लीजिए, पानी के अंदर डालिए, फिर उसको हिलाइए, नमक गायब। उसके बाद में रेत, रेत नहीं होती। कॉपर सल्फेट वो भी आपका गायब हो जाता है। अब अपन बात करेंगे आपके 5वें अध्याय की, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण का मतलब क्या है? पदार्थों को अलग करना, ठीक है। तो मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा, तब तक आप भी पानी पी लीजिए। आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो का लिंक है वो शेयर कीजिए तथा कमेंट करके बताइए कि आपको चीजें समझ में आई या फिर नहीं। 5वां अध्याय दीजिए, पदार्थों का पृथक्करण।
इसके अंदर अभ्यास प्रश्न है, उसकी बात करें। हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? दो उदाहरण लिखिए। देखो, हमें मिश्रण के विभिन्न अवयवों को दो कारणों से पृथक किया जाता है। या तो अनावश्यक घटकों को अलग करने के लिए, या फिर एक या एक से अधिक उपयोगी घटकों को अलग करने के लिए। ठीक है ना। अनावश्यक घटकों के लिए उसको अलग करना पड़ता है, यानी जैसे आपके पास में गेहूं है, गेहूं के अंदर अधिक मात्रा में कंकड़ है, तो उनको बाहर निकालना पड़ेगा, इसलिए अपन साफ करते हैं। दूसरा, फिर या एक से अधिक उपयोगी घटकों को अलग करने के लिए। अब देखो, आपके बहुत सारे रेत के कण हैं, उस रेत के कणों के अंदर आपके सिक्के डाल रखे हैं, तो रेत के सिक्कों को अलग करेंगे, सॉरी रेत के कणों को अलग करेंगे या सिक्कों को अलग करेंगे? सिक्कों को अलग करेंगे। तो दोनों उदाहरण आप समझ गए होंगे। ठीक है। उदाहरण के लिए, दुकान से खरीदा गया अनाज कई अशुद्धि जैसे पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटा हुआ अनाज आदि से भरा होता है। अनाज को खाद्य बनाने के लिए उसकी अशुद्धियों को अपन पृथक करते हैं। जैसे भूसा होता तो अपन उसको हवा के द्वारा, वो हवा के छाजड़ा लेके ऐसे ऐसे करते हैं ना, उससे अलग करते हैं। और उसके बाद में दूसरी विधि है कि किसी तरह चाय तैयार करने के बाद उसे चाय की पत्तियों को अलग करते हैं। आगे देखो, निष्पावन से क्या अभिप्राय है और ये कहाँ उपयोग किया जाता है? देखो, निष्पावन हल्के अवयवों से भारी अवयवों को हवा या वायु के उपयोग से अलग करने की प्रक्रिया है। इसे आमतौर पर किसानों द्वारा हल्की अशुद्धि जैसे भूसे के कारण भारी अनाज से अलग करने के लिए किया जाता है। देखो, निष्पावन का मतलब होता है हवा के माध्यम से जो भी आपके पास अशुद्ध पदार्थ है उसको पृथक किया जाता है। जैसे कि बात करें आपके गेहूं या फिर बाजरा, जितने भी किसान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, निष्पावन विधि का प्रयोग करते हुए अपने पदार्थों को पृथक करते हैं। यानी घास, जो भूसा वगैरह होता है, यानी जो अपन जैसे गांव की प्रणाली में बात करें तो सटिया वगैरह जो होते हैं या जितनी भी फलियां वगैरह होती हैं, उनको कूटने के बाद में उसको हवा के आगे ले जा करके उनको रखते हैं। फिर क्या होती है, जो हल्की चीज़ें होती है वो उड़ जाती है, जो भारी चीज़ें वो रह जाती है, इस तरीके से। ठीक है। आगे देखो, तो ये हो गया, दूसरा हो गया ना। हाँ, दूसरा हो गया। तीसरा देखो, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? देखो, दालों में मौजूद गंदगी के कणों को साफ करने के लिए उसको धोने से हटा देंगे। भारी होने के नाते दाल नीचे बैठ जाती है, जबकि भूसे तथा धूल के कण हल्के होने के कारण पानी में तैरते रहते हैं। इस प्रक्रिया को अवासादन कहा जाता है और गंदा पानी निस्तारण द्वारा हटाया जा सकता है, जिससे दाल नीचे बैठ जाएगी। तो इसने कहा है कि जो दाल है उसको आप साफ कैसे करेंगे? तो एक तो आप हस्तचयन विधि के द्वारा साफ कर सकते हो। हस्तचयन का मतलब है अगर उसके अंदर कंकड़ वगैरह तो आप ऐसे उठा करके अलग कर सकते हो। दूसरा है कि आप दाल को धोओगे तो उसके अंदर जो घास फूस है वो तो ऊपर आ जाएगी तैर करके। ठीक है। और जो हल्के छोटे मोटे कण है वो भी ऊपर आ जाएंगे, दाल नीचे बैठ जाएगी। फिर उसको क्या करेंगे, अपन निस्तारण कर देंगे। निस्तारण का मतलब है ऊपर पानी है वो नितार देंगे, उसको हटा देंगे, और हटाने के बाद में दाल है वो आपकी नीचे बैठ जाएगी। इस तरीके से आपकी दाल साफ हो गई। उसके बाद में चौथा प्रश्न, छालन से आप क्या समझते हैं और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? देखो, छालन एक प्रकार की पृथक्करण की विधि है जो महीन घटकों को बड़े घटकों से अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आमतौर पर घरों में इस्तेमाल आटे की अशुद्धि जैसे पत्थर के टुकड़े, डंठल, भूसी अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे छोटे पत्थरों से रेत अलग करने के लिए निर्माण तथा स्थलों का उपयोग भी किया जाता है। उसके बाद में आपका पांचवा प्रश्न है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? रेत पानी में घुलनशील नहीं है। देखो, रेत और जल के मिश्रण को आप कैसे अलग करेंगे कि आपके पास रेत है। मैं उदाहरण के तौर बताऊं कि आपने एक गिलास ले रखी, जैसे ये गिलास, ये तो ये स्टील की है, तो आर पार आपको दिख नहीं रहा, ये पारदर्शी है कि अपारदर्शी है? बताओ, कमेंट में बताओ मुझे। ये जो गिलास है, ये गिलास पारदर्शी है या फिर अपारदर्शी है? जो भी है मुझे कमेंट में बताना। आपको है वो कांच की गिलास लेनी है, उसके अंदर इसको पानी से भरना है और उसके अंदर रेत डालनी है, डाल दी। अब इन दोनों को आप अलग कैसे करोगे? मुझे रेत भी चाहिए और पानी भी चाहिए, दोनों ही कम नहीं होना चाहिए, पानी भी चाहिए और रेत भी चाहिए। आप इसको अलग करके बताइए आप कैसे करेंगे। तो देखो, रेत पानी में घुलनशील नहीं है। घुलनशील का मतलब है कि रेत जो है वो पानी में मिक्स नहीं होती। ठीक है ना। रेत, जो आपकी रेत है वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होती। ठीक है ना। तो इसमें देखो, रेत जो है वो पानी में घुलनशील नहीं है, इसलिए रेत और पानी के मिश्रण
को दो तरीकों से अलग किया जा सकता है। पहला है अवसादन और निस्तारण विधि। रेत अघुलनशील है तो पानी की तुलना में भारी होता है और ये कंटेनर के नीचे बैठ जाती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं अवसादन। भाई रेत जो है भारी होती है तो तलिया के अंदर बैठ जाती है और पानी ऊपर रह जाता है, तो इसे कहा जाता है अवसादन। अवसादन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में पानी धीरे धीरे दूसरे कंटेनर तक जाता है और रेत मूल कंटेनर में रहती है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है निस्तारण विधि। यानी जैसे ही रेत के कण नीचे बैठ गए तो अपन क्या करेंगे, पानी को दूसरी जगह ले लेंगे, तो पानी अलग हो गया और रेत अलग होगी। इस प्रकार की जो विधि होती है उसको बोलते हैं निस्तारण विधि। और दूसरी विधि है वो है निस्पंदन विधि। मिश्रण को एक झरनी, कपड़े या टुकड़ा या फिल्टर पेपर पर डालेंगे, जिससे पानी है वो छलनी के माध्यम से आर पार चला जाएगा और रेत है वो छलनी के ऊपर रह जाएगी। ये भी विधि है, तो इसको कहा जाता है निस्पंदन विधि। आगे देखिए आपका जो प्रश्न है वो छठा प्रश्न है, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो कैसे? तो देखो, हाँ, चीनी और आटे के गेहूं के आटे के मिश्रण को अलग करना संभव है। यह छालन की प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है। अगर चीनी और गेहूं के आटे मिश्रण को छलनी से गुजारे तो आटे के कण छलनी से गुजर जाएंगे और चीनी के छलनी में ही रह जाएंगे। देखो, अगर आपने चीनी कौन सी डाली है, जो दाने वाली चीनी डाली है, ठीक है ना, तो उनको अलग कर सकते हैं। अगर दाने वाली नहीं है और दूसरी है तो आप क्या करिए, उसकी रोटी बनाइए, आराम से उसके अंदर घी डालिए और खा के सो जाइए, ठीक है ना। तो इसके अंदर कंडीशन अलग अलग होती है। अगर आपने दाने वाली चीनी डाली है जिससे आप चाय बनाते हैं, ठीक है ना, मारवाड़ी में क्या तो खोंड खोंड गई चाय बनाओ सकी, अगर बार डालूड़ी है आटे में पड़ गई है गलती हूँ, तो आप छालन विधि या छननी जो आपनी जो छानन विधि होती है उसके माध्यम से दोनों पदार्थों को पृथक पृथक कर सकते हैं। आटा है वो नीचे निकल जाएगा छन्नी से और दानों के अंदर है वो आपका दाने जो है ना चीनी के, वो पीछे रह जाएंगे। अगर आपने दूसरी वो चीनी डाली है तो आप क्या करना, रोटी बना के आराम से खा ले लेना, उसको अलग करने की जरूरत नहीं है। आगे देखो 7वां प्रश्न, पंकित जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? देखो, निश्चेदन द्वारा मैले पानी के नमूने से साफ पानी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में मैले पानी को एक कपड़े से गुजारा जाता है जिसमें महीन छेद होते हैं, या फिल्टर पेपर से गुजारा जाता है। पानी इन छिद्रों से आर पार हो जाता है और कीचड़ है वो पेपर या उस छलनी के ऊपर रह जाता है। पंकित जल का मतलब होता है धुंधला पानी, जो अपन जैसे कई दिनों से मटकी धोते हैं या कई दिनों से कैंपर धोते हैं, तो उसके अंदर जो पानी जो नीचे रह जाता है ना, वो क्या है, कड़दा वगैरह रह जाता है कीचड़ जैसा, उसको बोलते हैं पंकित जल। यानी वो पानी जो अशुद्ध होता है, वो पानी जो कैसा होता है, अशुद्ध होता है, उसे बोला जाता है पंकित जल। पंकित जल को आप कैसे शुद्ध करें? तो बिल्कुल छानन विधि के द्वारा। उसके बाद में है कि रिक्त स्थानों को भरिए। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है थ्रेशिंग। अब गांव का छोरा बोन हैंगठा है, थ्रेसिंग के हुए लाटो लड़ायो को लड़ायो कदी मूंगों को मोठों को बाजरी को लाटो लड़ायो भी में थ्रेसर आवे को आवे ट्रैक्टर लेन भी नहीं गया थ्रेसिंग, ठीक है ना। सॉरी, कौन है भाई, सब गालियां निकाल रहा है। मेरे को लग रहा है ये लड़के ही बोल रहे हैं कि सर हमारे को थ्रेसिंग पता है यार, आप हमारे को ऐसे ही समझा रहे हो बार बार हैं। चलो आगे देखो, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की ये जो प्रक्रिया वो क्या, कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? उसको बोलते हैं निश्चेदन। उसके बाद में समुद्र के जल से नमक प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं वाष्पन। क्या बोलते हैं? वाष्पन। समुद्र का जल मतलब समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होता है, उस खारे पानी से नमक कैसे प्राप्त करेंगे? तो आप समुद्र का पानी लेके आओगे, समुद्र का पानी लेके आने के बाद में उसको गर्म करेंगे, ठीक है ना। गर्म करेंगे तो जो उसके अंदर पानी की मात्रा वो भाप बन करके उड़ जाएगी और जो पीछे नमक है वो आपका पीछे रह जाएगा। तो ये कौन सी प्रक्रिया हुई? वाष्पन की प्रक्रिया हुई। उसके बाद में देखो, जब पंकित जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां उसकी तली में बैठ जाती है और इसके पश्चात स्वच्छ जल उसके ऊपर पृथक कर तैरने लगता है या ऊपर अलग आ जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं निस्तारण। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निस्तारण विधि, या फिर अपन जो बोलते हैं ना कि पानी नितर गयो, अपने कोई डुगड़ो पानी पड़े रे कटू लेना हो जन कहना अरे छोरा पानी नितर गयो, ठीक है ना, अब इन्हें अलग कर ले, बी तरीका। उसके बाद में सत्य तथा असत्य की पहचान कीजिए। दूध और जल के मिश्रण को निश्चेदन द्वारा पृथक किया जा सकता है।
तो दूध और जल को निषेधन विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। दूध और जल को आप अलग नहीं कर सकते। नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है, असत्य। निष्पावन विधि तो वो हवा वाली होती है ना। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण करने के लिए निषेधन विधि का प्रयोग किया जा सकता है, नहीं। अनाज और भूसे को पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम के द्वारा अलग किया जा सकता है, नहीं। अनाज और भूसे को निस्तारण प्रक्रम के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। इसको वो जो आपकी निष्पावन विधि है ना, उससे अलग किया जा सकता है। उसके बाद में आपकी 10वां प्रश्न है, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? देखो, किसी पदार्थ की घुलनशील तापमान पर निर्भर करती है। जैसे जैसे ताप कम होता है वैसे वैसे घुलनशील भी है वो कम होती है, घुलनशीलता कम होती है। बर्फ को डालने से पहले नींबू का तापमान कम हो जाता है और उसमें चीनी घोलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए चीनी घोलने के बाद अपने को बर्फ है वो डालनी चाहिए। देखो मैं समझाता हूँ। पदार्थ की अवस्थाएं होती है ठोस, द्रव और गैस। अगर आप बर्फ की बात करेंगे तो बर्फ अब एक प्रकार की ठोस अवस्था है। जब कोई पदार्थ गर्म होता है तो उसके अंदर जो कण होते हैं, पदार्थ के खुद के कण होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, ठीक है ना, एक्टिव होते हैं। अब मैंने आपको 2 गिलास दिए, ठीक है ना, गर्म, एक तो गर्म पानी का दिया और एक ठंडे पानी का दिया। अब आपको उसके अंदर करना क्या है, एक स्याही लीजिए या रंग लीजिए, कोई भी जो भी कलर आता है उसको उस पानी के अंदर डालता है। एक तो डालना है गर्म पानी के अंदर, एक डालना है ठंडे पानी के अंदर, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले बिना हाथ लगाए बिना मिलाए जो पानी के अंदर जो कलर मिक्स होगा वो होगा गर्म वाले गिलास के अंदर। क्यों हुआ? क्योंकि उसके जो कण है ऑलरेडी गर्म है और वो अंदर ही घूम रहे हैं, अंदर ही अंदर घूम रहे हैं। तो उसके साथ में इन्होंने गति, तीव्र गति से की, इसलिए वो पहले मिक्स हो गए और जो बाद में मिक्स हुआ वो आपका ठंडा पानी हुआ। उसी प्रकार नींबू की चिकनसी के अंदर आपने अगर एक के अंदर बर्फ डाल रखी है और एक के अंदर बर्फ नहीं डाली हुई है, तो चीनी वो पहले कौन से में मिलेगी? जिसके अंदर आपने बर्फ नहीं डाल रखी है उसके अंदर पहले मिलेगी। जिसके अंदर आपने बर्फ डाल रखी है उसके अंदर चीनी है वो बाद में मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उसके अंदर बर्फ डालते ही उसके जो कण है, पानी के जो कण है वो क्या हो गए? ठंडे पड़ गए, और ठंडे पड़ गए तो उसके अंदर जो आपने चीनी मिलाई है वो धीरे धीरे मिक्स होगी। आगे देखो, जैसे कि अपन पानी चाय बना हुआ जना, चाय पत्ती के नीचे आग लागुड़ी हुई भगोले में और आप खांड डालती 2 मिनट में गायब हो जाए, खांड गट गई। और एक अगर आपने कप में चाय ले रखी है और फिर आप क्योंकि फीकी है थोड़ी ऊपर खोंड नोकी, तो फिर भी मिक्स करो तो टाइम लगे और लारे खोंड रहे जी, फिर दिख रही हूँ उंगली हाथ डब चाट ले, वो और मामला है कौन है? तो ये आप समझ गए होंगे। आगे देखो, आपका है 6ठा प्रश्न, हमारे चारों और के परिवर्तन। तो आज की वीडियो में अपन 6ठे तक की बातचीत करते हैं, आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे, यानी इसका पार्ट 2 लाएंगे, उसमें बात करेंगे। तो 6ठे पार्ट की बात कर लेते हैं। देखो, अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी चीज़ समझ में आई और कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई प्रश्नों के अंदर। बाकी चैप्टर की अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं आपको सारे चैप्टर करवा दूंगा 1 बाय 1, ठीक है ना। चलो, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो आपकी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? हाँ, पोशाक की लंबाई को फिर से उसे खोलकर उड़ेलकर बढ़ाया जा सकता है, इसलिए यह परिवर्तन उत्क्रमित है, यानी उसको वापस प्राप्त किया जा सकता है। अब पौनी में जो जन थे पेंट उसी गन जो कौन जो बाई चीज। अकस्मात आपका प्रिय खिलौना टूटकर गिरकर टूट जाता है, आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते, क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता? नहीं, इस बदलाव को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, यानी उसको वापस प्राप्त नहीं किया जाता है। रियर्स केस में उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते। आपका फेवरेट कोई भी खिलौना अगर टूट के गिर के टूट जाता है तो उसको वापस प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। आगे देखिए, नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं और प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन उत्क्रमित है या नहीं। तो डायरेक्ट सारणी में आ जाओ। लकड़ी के टुकड़े चीरना उत्क्रमित है? नहीं। आइसक्रीम को पिघलना उत्क्रमित है? यस, यानी आइसक्रीम वापस फ्रिज में डालेंगे तो वापस उत्क्रमित हो सकती है। चीनी का घुलना वापस प्राप्त किया जा सकता है। खाना पकाना? नहीं। आम का पकना? नहीं। दूध का दही जमना? नहीं। दही को वापस प्राप्त कर सकते हैं ना, दूसरे दिन जमा करके वापस प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? अगर हम ड्राइंग शीट पर चित्र पेंसिल से बनाते हैं, एक इरेजर के साथ ड्राइंग को मिटाकर हम मूल ड्राइंग शीट को वापस पा सकते हैं। इस मामले में परिवर्तन उल्टा हो सकता है, ठीक है ना। हालांकि अगर हम पेन से चित्रकारी करते हैं तो मूल ड्राइंग शीट को वापस प्राप्त नहीं कर सकते।
क्योंकि हम स्याही नहीं मिटा सकते, इसलिए इस मामले में परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, जो आपको पढ़ा है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया, उसमें समझाने की कोई जरूरत है नहीं। आगे देखो, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित किए जाने और उत्क्रमित नहीं किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। परिवर्तनों के बीच में अंतर को समझने के लिए नीचे दो उदाहरण दिए जा रहे हैं। पहला उदाहरण देखो, यदि हम यदि एक गुब्बारा फुलाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन आता है। हालांकि मूल गुब्बारे का आकार गुब्बारे में भरी हुई हवा को निकालकर प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो परिवर्तन गुब्बारे को फुलाकर होता है उसका उल्टा किया जा सकता है, लेकिन यदि फुलाए जाने के बाद गुब्बारा फट जाए तो इसका मूल आकार वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की स्थिति में परिवर्तन उल्टा नहीं किया जा सकता। देखो, उत्क्रमित का मतलब है ऐसी की ऐसी अवस्था में आपको उस चीज को वापस प्राप्त करना। आपके पास गुब्बारा है, गुब्बारे में आपने हवा डाली हवा डाली तो गुब्बारा फूल जाएगा, हवा निकाली तो आप उसको वापस उसी चीज में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बाई चांस आपने हवा डाली और गुब्बारा फूट गया तो आप उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते। आगे वाला उदाहरण देखिए, यदि हम कागज के टुकड़े को मोड़ते हैं तो उसकी आकृति और आकार में परिवर्तन होता है। इस मामले में मूल कागज को आकार वापस प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार परिवर्तन उत्क्रमित है। हालांकि अगर हम कागज के टुकड़े को काटते हैं तो कागज के आकार या परिवर्तन को वापस प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा, उत्क्रमित नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखो, टूटी हुई हड्डी पर बंदी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है जिससे टूटी हुई हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डाला जाता है तो यह किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है और सूखने पर यह कठोर हो जाता है। एक बार पीओपी कठोर हो गया तो इसका जो आकार है वो बदला नहीं जा सकता, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बदलाव उल्टा नहीं किया जा सकता। तो पीओपी एक बार लग गया फिर उसको आप वापस उसी आकार में नहीं प्राप्त कर सकते। फिर आपका जो डॉक्टर है वो उसको बढ़िया आसानी से अच्छी तरीके से सीजर या फिर कटर के माध्यम से उसको काट करके आपका पैर बाहर निकालता है। उसके बाद में 7वां प्रश्न, रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी गई थी वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है। सीमेंट में जो परिवर्तन हुआ क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? देखो, पानी डालने के बाद सीमेंट कठोर तथा सख्त हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीमेंट में जो रासायनिक होती है वो रासायनिक प्रकार की अभिक्रिया होती है, उसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। उत्क्रमित का मतलब है वापस वैसे के वैसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखो, इसमें एक शब्द आया है कि इसके अंदर रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया का मतलब होता है ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर पदार्थ के रंग, रूप और आकार में परिवर्तन होता है, उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक क्रिया बोलते हैं। रंग, रूप और आकार में परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आपका लोहा है, लोहे के आपके घर के अंदर जितने भी चीजें बनी हुई जैसे पावड़ा, तगारी, बारिश में भीग जाए तो उसके ऊपर जंग लग जाता है, तो उसके अंदर आकार या रूप में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो वो क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। जैसे सीमेंट जो थी बाहर रखी, बारिश से पहले बाहर रखी हुई तो भुरभुरी थी, आटे जैसी थी, जब बारिश में भीग गई और बाद में धूप के माध्यम से वो एकदम कठोर हो गई तो भाटा बन गई, तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसी चीजें जिसके अंदर परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद में आता है आपका 7वां अध्याय, पौधे को जानिए। तो 7वें से 16वें अध्याय तक की जो जानकारी है वो अपन इस वीडियो के पार्ट 2 के अंदर करेंगे। तो ये था आपका पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर अपन ने आपके पहले अध्याय से लेकर के 6ठे अध्याय तक की बातचीत की है, और दूसरे जो आपके 6ठे के बाद में 7वें से लेकर जो 16वें अध्याय तक की जितने भी अध्याय होंगे उसकी बातचीत करेंगे इस वीडियो के बाद में। और सबसे पहले, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ में इसका लिंक शेयर कर दीजिए, और जब आप दूसरा वीडियो देखने आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करने के पास में बेल आइकन आएगा घंटी वाला, उसको प्रेस कर देना है। ठीक है ना, प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और उसके बाद में अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, आप लेट हो जाते हो, तो कोई बात नहीं, अपने चैनल के ऊपर आना है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको देखनी है कौन सी प्लेलिस्ट देखनी है, विज्ञान की, क्लास 6 विज्ञान की प्लेलिस्ट देखनी है। प्लेलिस्ट देखने के बाद में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और उस प्लेलिस्ट में जाकर के आराम से पढ़ लीजिएगा। तो मिलेंगे नए वीडियो में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।